मैं शिव कुमार मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है फ्रांस की क्रांति। इसमें 3 भाग हैं। भाग 1 के अंतर्गत हम फ्रांस की क्रांति के कारण एवं घटनाओं पर चर्चा करेंगे। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। इस क्रांति के कोई एक कारण नहीं थे, बल्कि इस क्रांति के बहुत सारे कारण थे और इस क्रांति ने पुरातन परंपराओं में सुधार करने का प्रयास किया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे आदर्श को स्थापित किया। फ्रांस की क्रांति के कारण में सबसे पहला राजनीतिक कारण, फ्रांस में वंशानुगत राजतंत्र था। लुई 14वां, लुई 15वां और लुई 16वां तीनों के शासनकाल में जनता परेशान थी। विशेषकर लुई 15वां और लुई 16वां निरंकुश शासक थे। लुई 14वें के समय यूरोपीय युद्धों के कारण फ्रांस की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। लुई 15वें को विरासत में सैनिक पराजय, आर्थिक स्थिति कमजोर होना, पाल्मा का विद्रोह आदि मिला था, जिस कारण जनता में असंतोष व्याप्त था। लुई 15वां अपनी स्थिति को सुधारने की बजाय अमोद प्रमोद और विलासिता में ही जीवन व्यतीत करने लगा। इससे फ्रांस की स्थिति और बिगड़ गई। लुई 16वां निरर्थक कार्यों में अपना समय बर्बाद करता था। उसकी पत्नी अंतावनेत का उस पर बहुत प्रभाव था। वह राज्य के मामलों में अत्यधिक हस्तक्षेप करती थी। फ्रांस के शासक को व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के संपूर्ण अधिकार प्राप्त थे। राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखने वाली एक संस्था थी, स्टेट्स जनरल, जिसमें साधारण लोगों का भी प्रतिनिधित्व था। किंतु स्टेट्स जनरल का अधिवेशन 1614 के बाद हुआ ही नहीं था। ऐसी स्थिति में कोई राजनीतिक संस्था नहीं थी जो राजा की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगा सकती। एक अन्य संस्था थी पार्लमा। पार्लमा एक प्रकार की न्यायिक संस्था थी। यह भी राजा पर नियंत्रण स्थापित कर सकती थी। हालांकि यह कोई प्रतिनिधि सभा नहीं थी, किंतु न्याय करने के अतिरिक्त इसका कार्य राजा के आदेशों को कानून के रूप में पंजीकृत करना था। वह राजा के किसी भी आदेश को पंजीकृत करने से मना कर सकती थी और इस प्रकार जनता का ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकती थी। किंतु यदि राजा फिर से निर्देश दे तो इसे राजा के आदेश को पंजीकृत करना पड़ता था। किंतु इस समय पार्लमा पर कुलीनों का अधिकार हो गया था। पार्लमा ने न्यायिक पद कुलीनों को बेच दिए थे। इस कारण राजा भी इसका विरोध नहीं कर पा रहा था। इस कारण राजा का विरोध भी पार्लियामेंट नहीं कर पा रही थी। राजा का एक पत्र होता था, मुद्रा पत्र, लेटर दी कैचेट। इस अधिकार के तहत इसमें प्रत्येक मुद्रा पत्र में सजा की ओर से किसी एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने, मतलब प्रत्येक मुद्रा पत्र में राजा की ओर से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और सजा देने के लिए उसका नाम भरना होता था। किंतु राजा के विश्वासपात्र लोग, कृपापात्र लोग ऐसे मुद्रा पत्र प्राप्त कर लेते थे जिसमें गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के नाम का स्थान खाली रखा जाता था। और इस प्रकार हम देखते हैं कि राजा के कृपापात्र इसका दुरुपयोग कर रहे थे। दंड व्यवस्था पक्षपातपूर्ण थी। कुछ अपराधों के लिए कुलीन वर्ग के लोगों को किसी प्रकार की भी सजा नहीं दी जाती थी। इस समय फ्रांस में कई प्रकार के न्याय प्रचलित थे। 285 कानूनों के तरीके प्रचलित थे। ये कानूनी तरीके इस प्रकार के थे कि यह ज्ञात करना ही कठिन था कि कौन से न्यायालय में किस विवाद का निर्णय होगा। प्रशासनिक व्यवस्था दोषपूर्ण थी। इस समय फ्रांस
प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांतीय शासन के लिए समस्त देश को दो प्रकार से बांटा गया था। एक प्रकार के प्रांत गवर्नमेंट कहलाते थे, इनकी संख्या 40 थी, और दूसरे प्राचीन प्रांत थे, उनका शासन में कोई भाग नहीं था। उनके गवर्नर उच्च वर्ग के सदस्य होते थे, राज्य की तरफ से इनको वेतन मिलता था। ये राज दरबार में रहकर ही आराम का जीवन व्यतीत करते थे। यानी कुल प्रकार जो फ्रांस में गवर्नमेंट थे, वो प्रांत भी सक्रिय नहीं थे, इसके गवर्नर भी विलासिता का जीवन जी रहे थे। और दूसरे प्रकार के 34 प्रांत थे, ये जेनरातिले कहलाते थे। इनका शासन राजा द्वारा नियुक्त इतना द्वारा होता था। ये भी अधिकांश कुलीन वर्ग के लोग थे, इनकी शक्तियों पर भी वास्तव में कोई प्रतिबंध नहीं था। ये फ्रांस के 40 जालिम कहलाते थे। यानी कुल मिलाकर फ्रांस के प्रशासन में एकरूपता नहीं थी। नाप, बांट, मूल्य अलग अलग थे। कानूनों की असमानता, करों की असमानता आदि के कारण जनता बड़ी दुविधा में थी। फ्रांस की क्रांति का एक कारण सामाजिक भी था। समाज में असमानता व्याप्त थी। समाज मुख्य रूप से 3 वर्गों, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और सर्वसाधारण में विभाजित था। ये प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट के नाम से जाने जाते थे। उच्च पादरियों को प्रथम, कुलीनों को द्वितीय और बाकी जन सामान्य को तृतीय स्टेट कहा जाता था। तृतीय स्टेट में कृषक, मजदूर, मध्यम वर्ग के लोग और सामान्य पादरी होते थे। इसमें प्रथम और द्वितीय स्टेट के सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त थे, यानी कि कुलीन और पादरी वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त थे। जबकि तीसरा वर्ग, जिसमें जनसाधारण लोग थे, ये विशेषाधिकार हीन वर्ग था, अधिकार विहीन वर्ग था। तृतीय वर्ग में कृषक, किसान, दस्तकार आदि चर्च को और राज्य को विभिन्न प्रकार के कर देते थे। इस कारण इनकी स्थिति और खराब थी। फ्रांस में 90% से अधिक जनता सर्वसाधारण थी, यानी तृतीय वर्ग की थी, फिर भी इनके पास अधिकार नहीं थे। किसानों की स्थिति ठीक नहीं थी। उन्हें भूमि कर के अतिरिक्त आयकर और नमक कर यानी गैबल आदि देना पड़ता था। उन्हें चर्च को टीथ या टाइथ भी देना पड़ता था। टीथ या टाइथ एक धार्मिक कर था। वे सामंतों को भी कर देते थे। फ्रांस की क्रांति के आर्थिक कारण पर चर्चा करें तो लुई 14वें के काल में फ्रांस अधिकांश युद्धों में फंसा रहा। उस पर आर्थिक भार बढ़ गया, इसके लिए ऋण लिया गया, ऋण को चुकाने के लिए ब्याज लिया गया। इस प्रकार फ्रांस पर ऋण और ब्याज का खर्चा बढ़ता चला गया। इस समय वारसाई के महल में राजा और उसका परिवार बहुत शान शौकत से रहता था। शाही परिवार पर बहुत अधिक खर्च होता था। वारसाई के महल में 18,000 व्यक्ति रहते थे और इसमें लगभग 2,000 राजा के कृपा पात्र थे। हम देखते हैं कि इस समय दोषपूर्ण कर व्यवस्था के कारण भी फ्रांस की आर्थिक स्थिति खराब हुई। संपन्न लोगों को कर से मुक्ति थी, सामंत लोग कर से मुक्त थे और स्वयं भी कर लगा देते थे। पादरी वर्ग भी प्रत्यक्ष करों से मुक्त था। कर वसूल करने का तरीका दोषपूर्ण था। करों को ठेके पर देने की प्रथा थी। करों के दर में अंतर था। और हम देखते हैं कि 1778 के बाद मंदी का प्रभाव फ्रांस की औद्योगिक और कृषि उत्पादन पर पड़ा और फलस्वरूप सामंतों ने कृषकों पर और कर बढ़ा दिए। इससे भी फ्रांस की आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई। फ्रांस की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण बौद्धिक कारण था या विचारकों का योगदान था। फ्रांस की क्रांति में इन विचारकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनमें मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो, दिदरो, क्वेसन आदि ने फ्रांस में क्रांतिकारी विचारों को फैलाया। इनके विचारों से प्रभावित होकर जनता, शासक वर्ग दयनीय आर्थिक व्यवस्था एवं सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध खड़ी हो गई। इसके बारे में हम विस्तृत रूप से अगले पार्ट में पढ़ेंगे। फ्रांस की क्रांति पर अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का भी प्रभाव पड़ा। अमेरिकी उपनिवेशों की सहायता के लिए
फ्रांस ने लाफायते के नेतृत्व में स्वयंसेवक एवं सेना भेजी। जब ये स्वयंसेवक एवं फ्रांस के सैनिक अमेरिका पहुंचे, तब ये अमेरिकी क्रांति के आदर्शों से भी प्रभावित हुए, और जब ये सैनिक और स्वयंसेवक वापस लौटकर फ्रांस आए तो इन्होंने अमेरिकी क्रांति के विचारों को फ्रांस में फैलाया। एक इसका अलग से प्रभाव ये भी पड़ा कि जब अमेरिका को सहायता देने के लिए फ्रांस से सैनिक भेजे गए तो इसका फ्रांस पर आर्थिक प्रभाव पड़ा। फ्रांस इससे और अधिक आर्थिक नुकसान में आया। फ्रांस में आर्थिक संकट और बढ़ा। फ्रांस की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण था मध्यम वर्ग का उदय। 18वीं शताब्दी में फ्रांस में उदित हुआ मध्यम वर्ग कुलीन और सामंतों के विशेषाधिकार को समाप्त करना चाहता था। इस वर्ग में अध्यापक, डॉक्टर, लेखक, वकील, व्यापारी, सरकारी कर्मचारी और अन्य कर्मचारी भी सम्मिलित थे, जो शारीरिक श्रम तो मुख्य रूप से नहीं करते थे, लेकिन ये संख्या की दृष्टि में सर्वसाधारण वर्ग में भले अल्पमत में थे, किंतु ये किसान और जनता से घनिष्ठ संपर्क में थे। योग्यता होते हुए भी उन्हें उचित सम्मान और पद नहीं मिल रहा था, इसलिए भी एक कुलीन और सामंत वर्ग के विरोध में थे। हम देखते हैं कि फ्रांस की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब थी। लुई 14वें के समय जब ये आर्थिक स्थिति बिगड़ी तो लुई 15वां भी इस पर विशेष ध्यान नहीं दे पाया, और लुई 16वें के समय जब फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई तो लुई 16वें ने इस आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास किया, किंतु वह असफल रहा। यह भी क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण रहा। लुई 16वें ने फ्रांस को आर्थिक संकट से उभारने के लिए एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री तुर्गो को नियुक्त किया। तुर्गो 1774 से 1776 तक वित्त मंत्री रहा। तुर्गो ने करों में वृद्धि पर रोक लगाने, ऋण न लेने, सरकारी व्यय को कम करने या रोकने का सुझाव दिया। उसने कृषि और व्यापार को आवश्यक नियंत्रण से मुक्त कर राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए कहा, किंतु तुर्गो के सुधार कुलीनों और उच्च पादरियों को पसंद नहीं आए। कुलीनों और उच्च पादरियों ने इसका विरोध किया और बाद में तुर्गो के स्थान पर नेकर को वित्त मंत्री बना दिया गया, किंतु कुलीनों और सामंतों ने नेकर का भी विरोध किया। बाद में वित्त मंत्री नेकर के बाद फ्लुएरी और मेसन और इसके बाद कैलोन को फ्रांस का वित्त मंत्री बनाया गया। कैलोन 1783 से 1786 तक फ्रांस का वित्त मंत्री रहा। कैलोन ने कुलीनों पर कर लगाने का प्रस्ताव दिया। इससे कुलीन नाराज हो गए और अंततः कैलोन को भी त्यागपत्र देना पड़ा, और इसके बाद ब्रियन को वित्त मंत्री बनाया गया। फिर इसके बाद में पुनः एक बार नेकर को वित्त मंत्री बना दिया गया, लेकिन नेकर भी कुछ करने में सफल नहीं हो पाया। इस प्रकार 1774 से लेकर 1788 तक वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए लुई 16वें ने प्रयास किया, किंतु उसकी असफलता ने लोगों में शासन के विरुद्ध तीव्र भावना का प्रचार किया। अब हम देखते हैं कि फ्रांस में क्रांति 1789 में हो गई। फ्रांस की क्रांति की अगर महत्वपूर्ण घटनाएं जो उससे जुड़ी हुई है उन पर चर्चा करें तो सबसे पहले स्टेट जनरल का अधिवेशन। हम देखते हैं कि इसका 175 साल से कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। 175 साल बाद 5 मई 1789 को वारसाई में स्टेट जनरल का विधिवत उद्घाटन लुई 16वें ने किया, किंतु तृतीय सदन की मांग को लेकर इसमें विरोध उत्पन्न हो गया। तृतीय सदन के प्रतिनिधियों की मांग थी कि तीनों सदन की सम्मिलित बैठक हो और निर्णय सब प्रतिनिधियों के बहुमत से लिए जाएं, किंतु प्रथम और द्वितीय वर्ग इसका विरोध कर रहा था। प्रथम वर्ग यानी प्रथम स्टेट और द्वितीय वर्ग यानी द्वितीय स्टेट यानी सामंत और कुलीन यह चाहते थे कि एक वर्ग का एक मत हो, जबकि तृतीय वर्ग या तृतीय स्टेट चाहती थी कि सब प्रतिनिधियों को मिलकर बहुमत से मत लिया जाए, और इस कारण गतिरोध उत्पन्न हो गया। बाद में 13 जून को तृतीय सदन के सदस्यों ने अलग से अपनी कार्रवाई करने का निर्णय लिया। 17 जून 1789 को तृतीय सदन के सदस्यों ने अपने सदन को वास्तविक संस्था घोषित करते हुए इसे राष्ट्रीय सभा के नाम से पुकारा।
फ्रांस की क्रांति की एक महत्वपूर्ण घटना थी टेनिस कोर्ट की शपथ। हम देखते हैं कि कुलीनों के दबाव में आकर राजा ने सभा भवन के ताले लगा दिए और ये कहा कि शाही अधिवेशन 23 जून को होगा। यहाँ हम देखते हैं कि जब 20 जून 1789 को साधारण वर्ग के प्रतिनिधि राजा से बातचीत करने आए तो उन्हें रोक दिया गया और इस पर वे टेनिस खेलने के भवन में घुस गए और वहां पर उन्होंने एक शपथ ली जो टेनिस कोर्ट की शपथ कहलाई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने राष्ट्रीय सभा में यह घोषित किया कि जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता तब तक जहां भी और जैसी भी परिस्थितियां हों वे आवश्यक रूप से एकत्र होते रहेंगे। टेनिस कोर्ट की शपथ बहुत महत्वपूर्ण थी। 20 जून 1789 की टेनिस कोर्ट की शपथ बहुत महत्वपूर्ण थी और इसके बारे में इतिहासकार हेज ने कहा है कि शपथ क्रांति का वास्तविक आरंभ थी, अर्थात टेनिस कोर्ट की शपथ से वास्तव में क्रांति प्रारंभ हुई थी। बहुत विवादों के बाद राजा ने अनिच्छा से विवश होकर जब तृतीय वर्ग अड़ गया तब 27 जून को तीनों सदनों की एक साथ बैठक बुलाने की अनुमति दी। फ्रांस की क्रांति की महत्वपूर्ण घटना थी बास्तिल के दुर्ग का पतन। ये 14 जुलाई 1779 की घटना है। 9 जुलाई 1790 को राष्ट्रीय सभा ने अपने आप को संविधान सभा घोषित कर दिया। जब 11 जुलाई को वित्त मंत्री नेकर को उसके पद से हटा दिया गया तो जनता इससे और भड़क गई। अनेक स्थानों पर जनता ने विद्रोह किए। जब सैनिकों की तैनाती की गई तब पेरिस की जनता ने इन्हें हटाने की मांग की। 13 जुलाई को पेरिस में रोटी और शराब की दुकानों को लूटा गया। 14 जून को उत्तेजित जनता ने पेरिस से थोड़ी ही दूर पर स्थित बास्तिल के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। बास्तिल के दुर्ग के गवर्नर को मार दिया गया। बास्तिल के दुर्ग में बंद सभी बंदियों को रिहा करवा दिया गया। बास्तिल का दुर्ग अत्याचार का प्रतीक माना जाता था। बास्तिल के दुर्ग में राजनीतिक बंदी रखे जाते थे। इस प्रकार 14 जुलाई 1789 के बास्तिल दुर्ग के पतन की घटना क्रांति में एक महत्वपूर्ण निर्णायक घटना थी। शहरों में कम्यून की स्थापना की गई। गांव में किसानों ने सामंतों के किले तोड़ दिए, दस्तावेजों को जला दिया, राजस्व वसूल करने वाले अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पेरिस की कम्यून ने शहर की रक्षा के लिए लफायत के नेतृत्व में नेशनल गार्ड की स्थापना की। स्थितियां और विकट होती चली गई और बाद में 4 अगस्त को राष्ट्रीय संविधान सभा में अनेक कुलीन और पादरियों ने अपने विशेषाधिकारों को त्यागने की घोषणा कर दी। एक महत्वपूर्ण घटना है मानव अधिकारों की घोषणा। राष्ट्रीय सभा ने 27 अगस्त 1789 को राष्ट्रीय सभा ने अपने आदर्शों एवं उद्देश्यों को मानव अधिकारों के रूप में घोषित किया। मानव अधिकारों की घोषणा के अंतर्गत यह माना गया कि एक मनुष्य को जन्म से कुछ नैसर्गिक अधिकार प्राप्त है, जैसे सुरक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, वो प्राप्त होते हैं। किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से कैद नहीं किया जा सकता। राजा का कर्तव्य है कि वह नागरिक अधिकारों की रक्षा करे। योग्यता के आधार पर सब मनुष्यों को सरकारी पद मिले। व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार से कोई भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता। सबको अपने धर्म और विचारों के प्रसारण की स्वतंत्रता होगी, बशर्ते कि वह कानून द्वारा निश्चित सीमा का उल्लंघन न करे। आदि प्रमुख बातें मानव अधिकारों की घोषणा में थी। यहाँ हम देखते हैं कि राष्ट्रीय सभा की कार्रवाई से लुई संतुष्ट नहीं था। उसने कुलीनों और सामंतों के साथ मिलकर विरोध करना शुरू कर दिया और राष्ट्रीय सभा के कुछ प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया। पेरिस की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। अन्न का संकट उत्पन्न हो गया। ऐसे समय में 5 अक्टूबर 1789 को स्त्रियों का एक जुलूस पेरिस से वारसाई की ओर रवाना हुआ और हमें रोटी दो के नारे लगाने के साथ ये आगे बढ़ता गया। इसमें अन्य नागरिक भी शामिल हो गए। 6 अक्टूबर को प्रातःकाल
भीड़ ने राजा के 2 अंगरक्षकों को मार दिया। लफायत ने बड़ी मुश्किल से इस समय रक्षा की। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लफायते ने राजा और रानी को भीड़ से बचाया और क्रांतिकारियों की मांग को स्वीकार कर राजा अपने परिवार सहित पेरिस आ गया और इसके पश्चात वो तुइलरी के महल में ही रहा और कभी वारसाई वापस नहीं जा सका। हम देखते हैं कि 1789 में नए संविधान का निर्माण प्रारंभ हुआ और 1791 तक फ्रांस का नया संविधान बन गया।